स्वागत है आपका केम फार्मा सिंप्लीफाइड में। हेलो हेलो एवरीवन। तो आज के इस डीप डाइव की कहानी की शुरुआत ना हम थोड़ा पीछे से करते हैं, मतलब 22 अप्रैल 1915 से। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से। बिल्कुल। जगह है बेल्जियम का याइप्रे शहर। शाम के करीब 5:30 बज रहे हैं और जो एलाइड फौजों की खाइयां हैं ना, मतलब जो ट्रेंचेस हैं, उनकी तरफ एक अजीब सा पीले हरे रंग का धुआं बढ़ रहा है, एक ग्रीनिश येलो फॉग टाइप का। और उस धुएं में ना एक बहुत ही तीखी महक थी, एकदम ब्लीच जैसी चुभने वाली। हाँ, और जो सैनिक वहां थे वो समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये आ क्या रहा है। कुछ ही मिनटों में उनका दम घुटने लगता है, मतलब लोग खांस रहे हैं, आंखें जल रही हैं। जो भाग पाए वो तो शायद बच गए, लेकिन जो वहीं रह गए ना, वो डूब कर मर रहे थे। वो भी पानी में नहीं। बिल्कुल, सूखी जमीन पर वो अपनी ही फेफड़ों में पानी भर जाने की वजह से डूब रहे थे। और आपको पता है, उस एक शाम में 5730 सिलेंडरों से करीब 168 टन गैस छोड़ी गई थी। बाप रे, 168 टन। हाँ, और उसमें 800 सैनिक मारे गए। हाँ, मतलब ये इंसानियत के इतिहास का एक बहुत ही खौफनाक दिन था। बहुत खौफनाक। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन उस पीले हरे धुएं के पीछे जो केमिकल था ना, वो कोई बहुत रेयर चीज नहीं थी, वो क्लोरीन थी। क्लोरीन? हाँ, मतलब वही जो हम हाँ बिल्कुल वही क्लोरीन जो आज हमारे पीने के पानी को साफ करती है, जिससे हम वाटरबॉर्न बीमारियों से बचते हैं। यही क्लोरीन आज GACL जैसी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। अच्छा। और हमारे घरों में जो PVC पाइप्स लगते हैं ना, वो भी इसी से बनते हैं। मतलब देखिए, एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके दो बिल्कुल अलग रूप हैं। एक जो हर साल करोड़ों लोगों की जान बचाता है, और दूसरा जो हिस्ट्री में केमिकल वेपन्स का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। ये तो बहुत ही अजीब कॉन्ट्रास्ट है। तो आज की इस गहन चर्चा का मकसद भी यही समझना है कि एक रसायन का जो ये डार्क इतिहास है, वो कैसे आज के मॉडर्न बिजनेस और इंडस्ट्री रेगुलेशंस को तय करता है। अब एक साधारण दिन की कल्पना कीजिए। एक आम हाईवे है और उस पर एक केमिकल से भरा हुआ टैंकर शांति से गुजर रहा है। जो कि हम रोज देखते हैं। हाँ, कोई उस पर ध्यान भी नहीं देता, लोग बस अपनी गाड़ियां उसके बगल से निकाल रहे हैं। लेकिन उस आम से दिखने वाले टैंकर के अंदर जो रसायन है ना, वो इतिहास के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। बिल्कुल सही कहा। तो इस पूरे विषय और इसके पीछे के असली बिजनेस लॉजिक को गहराई से समझने के लिए कृपया पूरा वीडियो देखें। तो अगर हम उस टैंकर के अंदर की केमिस्ट्री को थोड़ा आसान भाषा में समझे ना, तुम्हें पता चलेगा कि याप्रिस में उन सैनिकों के साथ आखिर हुआ क्या था। हाँ, आखिर वो सूखी जमीन पर डूबे कैसे? देखिए, क्लोरीन जो है वो एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव गैस है। जब ये किसी इंसान के फेफड़ों, गले या आंखों की नमी के संपर्क में आती है ना, तो तुरंत एक रिएक्शन होता है। नमी मतलब मॉइस्चर के साथ? हाँ, ये गैस उस मॉइस्चर के साथ मिलकर तुरंत हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बदल जाती है। अरे बाप रे, मतलब फेफड़ों के अंदर एसिड बन जाता है? बिल्कुल, एक बहुत ही पावरफुल एसिड जो तुरंत लिविंग टिश्यूज को डैमेज कर देता है। अब बॉडी क्या करती है, खुद को बचाने के लिए उस जगह पर फ्लूइड्स भेजती है, और नतीजा ये होता है कि इंसान के फेफड़े पूरी तरह फ्लूइड से भर जाते हैं। इंसान हवा में सांस लेने की कोशिश तो करता है, पर अपने ही बॉडी फ्लूइड्स में डूब जाता है। ये तो मतलब ऐसा हो गया कि इंसान का अपने जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसी के खिलाफ काम कर रहा है। सही बात है, पर इसमें एक और केमिकल प्रॉपर्टी थी जिसने इसे युद्ध के लिए इतना खतरनाक बनाया, और वो है इसकी डेंसिटी। मतलब ये कितनी भारी होती है? क्लोरीन हवा से लगभग 2.5 गुना ज्यादा भारी होती है। अच्छा, 2.5 गुना? हाँ, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब इसे हवा में छोड़ा जाता है तो ये ऊपर उड़कर गायब नहीं होते, ये नीचे जमीन की तरफ बैठती है। ओहो, अब मैं समझी। यिप्र में सैनिक अपनी जान बचाने के लिए उन खाइयों और डगआउट्स में छिपे हुए थे। बिल्कुल, और जो चीज उनका सेफ कवर था ना, क्लोरीन के इस भारीपन की वजह से वही खाइयां उनके लिए एक मौत का कुआं बन गईं। ये तो बहुत ही भयानक है। लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है। इस पूरे केमिकल वॉरफेयर के पीछे जिस इंसान का दिमाग था, मतलब महान जर्मन रसायनज्ञ फ्रिट्ज हाबर, उनकी कहानी तो साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है ना? हाँ, फ्रिट्ज हाबर की कहानी तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये वही इंसान है जिन्होंने हवा से नाइट्रोजन निकालकर अमोनिया बनाया था, जिससे फिर फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का आविष्कार हुआ है ना? एग्जैक्टली। और उनके इस आविष्कार की वजह से एग्रीकल्चर में इतनी बड़ी क्रांति आई कि आज दुनिया की लगभग 1/3 आबादी सिर्फ इसीलिए जिंदा है क्योंकि उनके बनाए फर्टिलाइजर से हमारी फसलें उग रही हैं। मतलब एक तरफ उन्होंने अरबों लोगों को जीवन दिया, और दूसरी तरफ क्या ये इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास नहीं है कि उसी इंसान ने यिप्रे में रासायनिक युद्ध का नेतृत्व किया? बिल्कुल है। एक ही इंसान एक ही एलिमेंट की मदद से जीवन भी दे रहा है और जान भी ले रहा है। ये ड्यूअल यूज का जो पैराडॉक्स है ना, ये बहुत गहरा है। तो अगर हम इस भारी गैस और डेंसिटी वाले पॉइंट को आज के बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में लाएं, तो उस टैंकर वाली कहानी को एक नए एंगल से देखते हैं। मान लीजिए आज किसी निचले इलाके में या किसी हाईवे पर एक क्लोरीन टैंकर का एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या होगा? तो वो गैस हवा में उड़कर गायब नहीं होगी। खाइयों की तरह ही वो गैस आसपास के जो निचले खेत हैं, जो बेसमेंट्स हैं, उनमें भर जाएगी। मतलब इसकी केमिस्ट्री आज भी वही है जो इसे आज भी उतना ही घातक बनाती है जितना ये 1915 में थी। बिल्कुल सही। और आपको बता दूं कि 1915 की उस घटना ने ना दुनिया का युद्ध को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया था। वो कैसे? दुनिया ने पहली बार देखा कि ये एक ऐसी तबाही है जिसे कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हवा का रुख बदल गया तो ये गैस अपने ही सैनिकों को मार सकती है। हाँ, ये तो है। हवा पर तो किसी का कंट्रोल नहीं। इसी वजह से फिर 1925 में जेनेवा प्रोटोकॉल लाया गया,
और फिर इस पर काफी लंबी चर्चा हुई और आखिरकार 1993 में केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, जिसे हम CWC कहते हैं, वो लागू हुआ। अच्छा, और इसमें भारत भी शामिल है? हाँ, भारत सहित 193 देशों ने इसे अपनाया है और इसे लागू करवाने के लिए OPCW नाम की संस्था काम करती है, जिनका एक ही मकसद है कि दुनिया से केमिकल वेपन्स को पूरी तरह खत्म किया जाए। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर क्लोरीन इतनी ही खतरनाक है, इसका इतिहास इतना भयानक रहा है, तो ये CWC की प्रतिबंधित सूची में क्यों नहीं है? मतलब जो प्रोहिबिटेड लिस्ट होती है, उसमें इसका नाम क्यों नहीं है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका सीधा सा जवाब है इंडस्ट्री में इसकी कमर्शियल वैल्यू, मतलब बिजनेस की वजह से। हाँ, आप क्लोरीन को पूरी तरह बैन कर ही नहीं सकते। अगर OPCW ने इसे बैन कर दिया, तो अगले ही दिन दुनिया भर में साफ पीने का पानी मिलना बंद हो जाएगा, पेपर बनाने की इंडस्ट्री रुक जाएगी। और PVC पाइप्स भी, जो कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी हैं। एग्जैक्टली। इसका कमर्शियल इस्तेमाल इतना ज्यादा है कि इसे प्रतिबंधित सूची में नहीं रखा जा सकता। लेकिन CWC का नियम यहाँ एक बहुत क्लियर बात कहता है। क्या? भले ये लिस्ट में नहीं है, लेकिन अगर कोई भी देश इसका इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करता है, तो वो सीधे सीधे CWC का उल्लंघन माना जाएगा। अच्छा, मतलब आप इसे इंडस्ट्रियली यूज कर सकते हैं, पर हथियार की तरह नहीं। बिल्कुल। और इसका सबसे ताजा उदाहरण हमने सीरिया में देखा। हाँ, और यहाँ मैं देखने वालों को स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्षपात की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ UN और OPCW की रिपोर्ट्स के आधार पर फैक्ट्स बता रहे हैं। हाँ, तो 2014 से 19 के बीच सीरिया में इसी क्लोरीन को बैरल बॉम्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया। बाप रे! मतलब एक आम सा केमिकल जो बैन लिस्ट में नहीं था, उसे हथियार की तरह लोगों पर गिराया गया। ये तो वापस हमें उसी दोहरी सच्चाई पर ले आता है ना। अब टैंकर वाली कहानी का तीसरा रूप देखिए। शहर के बीचों बीच से एक म्युनिसिपल टैंकर गुजर रहा है। वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ जा रहा है ताकि लोगों को साफ पानी मिल सके। लेकिन उस टैंकर के अंदर जो रसायन है, वो बिल्कुल वही है जो सीरिया में तबाही का कारण बना था। एक ही रसायन, दो बिल्कुल अलग रूप। यही को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का सबसे बड़ा सच है। पर एक बात बताइए, अगर इसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट इतना ही खतरनाक है, तो भारत में GSCL, केम्प्लास सनमार या DCM श्रीराम जैसी कंपनियां इसका इतना उत्पादन क्यों करती हैं? कोई और सेफ ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं ढूंढ लेते? इसका जवाब ना थोड़ा टेक्निकल है, पर मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। दरअसल कोई भी कंपनी सीधे क्लोरीन बनाने के लिए फैक्ट्री नहीं लगाती। अच्छा, तो फिर? भारत में और पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज को कॉस्टिक सोडा की बहुत जरूरत होती है। इसके बिना मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग लगभग नामुमकिन है। अब इसे बनाने का जो प्रोसेस है ना, उसे ब्राइन इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। मतलब नमक के पानी का कुछ प्रोसेस है? हाँ, नमक के पानी यानी ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और जब ये रिएक्शन होता है तो कॉस्टिक सोडा बनता है। पर केमिस्ट्री के नियम के हिसाब से इस प्रोसेस में हमेशा क्लोरीन गैस एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलेगी ही निकलेगी। ओहो, मतलब आप कॉस्टिक सोडा बनाएंगे तो क्लोरीन फ्री में बनेगी ही? बिल्कुल। अब आप उसे हवा में तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो जहरीली है। हाँ, वो तो येप्रे वाला हाल हो जाएगा। तो इसीलिए उसे कैप्चर किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है और फिर सिलेंडर या टोनर में स्टोर किया जाता है। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि हम एक सोते हुए शेर को पिंजरे में बंद करके शहर के बीच से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सही एनालॉजी है। और इसीलिए वो पिंजरा बहुत मजबूत होना चाहिए। मुझे लगता है इसी वजह से हमारे देश में नियम इतने सख्त हैं। क्लोरीन को ट्रांसपोर्ट करना ना, मुझे लगता है सोने को ट्रांसपोर्ट करने से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये नियम किसी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पुराने हादसों से बना एक इंडस्ट्रियल इम्यून सिस्टम है। बिल्कुल, और इसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत में MSHRC रूल्स 1989 लागू हैं। ये मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजर्डस केमिकल्स वाले नियम ना? हाँ, इसके तहत क्लोरीन सीधे शेड्यूल 1 में आती है, मतलब सबसे खतरनाक कैटेगरी। इसके लिए कंपनी को हैजॉप यानी हैजर्ड ऑपरेटेबिलिटी स्टडी और ऑन साइट या ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान बनाना बहुत जरूरी है। पर ये हैजॉप असल में होता क्या है? प्रैक्टिकल टर्म्स में कैसे काम करता है? देखिए, हैजॉप कोई फॉर्म भरना या कागजी काम नहीं है। ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस है। प्लांट के सारे इंजीनियर्स, सेफ्टी ऑफिसर्स एक कमरे में बैठते हैं और व्हाट इफ सिनेरियो डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्या होगा अगर? हाँ, जैसे क्या होगा अगर प्रेशर वाल्व फेल हो जाए, क्या होगा अगर अचानक पावर कट हो जाए और कूलिंग बंद हो जाए। हर एक फेलियर पॉइंट का एक बैकअप प्लान बनाया जाता है। अच्छा, मतलब हर बुरी से बुरी सिचुएशन की पहले से तैयारी। बिल्कुल, और इसके अलावा पैसो रूल्स भी हैं, जिसमें इन सिलेंडरों को स्टोर करने के लिए बहुत सख्त लाइसेंसिंग प्रोसेस होता है। तो अगर हम वापस अपनी टैंकर वाली कहानी पे आएं, तो मान लीजिए एक टैंकर गुजरात के अंकलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र जा रहा है, तो उसे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स का पालन करना ही होगा। मतलब उस पर बड़े बड़े प्लेकेट्स लगे होने चाहिए जो बताएं कि अंदर क्या है। ड्राइवर के पास इमरजेंसी रिस्पांस डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिन्हें हम ट्रेम कार्ड कहते हैं। हाँ, क्योंकि अगर रास्ते में एक छोटी सी भी गलती हुई ना, तो पूरे इलाके में भारी तबाही मच सकती है। और पता है, कागज और इन्फॉर्मेशन को इतनी अहमियत इसलिए दी जाती है क्योंकि इमरजेंसी में यही कागज जान बचाते हैं। वो कैसे? अगर किसी को लगता है ना कि ये सिर्फ फालतू के सरकारी नियम है, तो उन्हें 2015 के तियानजिन हादसे के बारे में पढ़ना चाहिए, जो चीन में हुआ था। हाँ, तियानजिन पोर्ट पर एक बहुत बड़ा केमिकल वेयरहाउस था। वहां आग लगने के बाद इतने भयानक ब्लास्ट हुए कि 173 लोग मारे गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 104 लोग सिर्फ फायर फाइटर थे। बाप रे, फायर फाइटर्स को क्या हुआ? वो तो ट्रेनिंग लेकर जाते हैं ना। हाँ, लेकिन ये हादसा सिर्फ रसायन से नहीं हुआ था। इसका सबसे बड़ा कारण था इलीगल स्टोरेज और जानकारी की कमी। मतलब कोई जानकारी नहीं थी कि अंदर क्या है? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को पता ही नहीं था कि अंदर अमोनियम नाइट्रेट और सोडियम साइनाइड जैसे केमिकल्स रखे हैं।
वो वहां पहुंचे और उन्होंने आग बुझाने का नॉर्मल तरीका इस्तेमाल किया, यानी पानी डालना शुरू कर दिया। ओहो। और उन्हें नहीं पता था कि अंदर ऐसे रसायन हैं जो पानी के संपर्क में आते ही बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं और विस्फोटक गैसें छोड़ते हैं। उनके पानी डालने की वजह से ही वो भयंकर ब्लास्ट ट्रिगर हो गया। अगर उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होता तो वो फोम या ड्राई पाउडर इस्तेमाल करते और शायद उन फायर फाइटर्स की जान बच जाती। ये तो मतलब भारत के लिए भी बहुत बड़ी चेतावनी है। हमारे यहाँ भी वापी, दाएं और अंकलेश्वर जैसे बड़े केमिकल क्लस्टर्स हैं। हाँ बिल्कुल है। तो जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या नया प्लांट लगाना चाहते हैं, उन्हें तो पहले से ही तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सरकार अब MSIHC की जगह नए केमिकल मैनेजमेंट एंड सेफ्टी रूल्स ला रही है ना। हाँ, वो रूल्स बहुत जल्द लागू हो सकते हैं। इसीलिए प्रोएक्टिव कंप्लायंस ही एक सफल बिजनेस की नींव है। आपको नियम आने से पहले ही अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर करना होगा। सही कहा। और मुझे लगता है अगर किसी कंपनी में आज गैस लीक हो जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उनके पास आसपास के लोगों को बचाने का कोई प्लान है। यही सबसे क्रिटिकल सवाल है आज के टाइम में। तो टैंकर की कहानी का आखिरी रूप देखते हैं। कल्पना करें कि किसी इंडस्ट्रियल एरिया में एक अनडॉक्यूमेंटेड टैंकर में आग लग जाए, जिस पर कोई बोर्ड या प्ले कार्ड नहीं है। हाँ, फायर ब्रिगेड वहां पहुंचती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि टैंक के अंदर क्लोरीन है या कोई और ज्वलनशील पदार्थ। यही त्यानजन में हुआ था, और ये बिना कागजी कार्रवाई के व्यापार करने का सबसे खौफनाक नतीजा हो सकता है। एग्जैक्टली। तो अगर हम इस पूरी डीप डाइव को समराइज करें तो हमारे पास कुछ बहुत ही मेजर टेकअवेज आते हैं। बिल्कुल। पहला तो यही कि क्लोरीन की जो दोहरी सच्चाई है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये जान बचाती भी है और जान लेती भी है। दूसरा ये कि इतिहास ही नियमों की सख्ती तय करता है। जो नियम आज हमें बिजनेस में अड़चन लगते हैं, वो असल में यपरे से लेकर त्यानजन तक के हादसों की कीमत चुकाकर बनाए गए हैं। और सीरिया का मामला ये साबित करता है कि CWC के नियम आज भी बहुत सक्रिय हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी छिपा नहीं सकते। और आखिरी बात यह कि बिजनेस का फ्यूचर क्या है। जिस भी रसायन का इतिहास खराब रहा है ना, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड या थियोडाइग्लाइकोल, भविष्य में उस पर नियम और भी कड़े होंगे। तो कंप्लायंस को पहले से मजबूत रखना ही एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हमारे आसपास ऐसे और कितने रोजमर्रा के रसायन हैं जो किसी लैब में एक छोटी सी गलती से एक घातक हथियार बन सकते हैं, और क्या हमारी फैक्ट्रियां भविष्य के सख्त नियमों के लिए आज तैयार हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। तो कमेंट्स में हमें बताएं, क्या आपकी कंपनी में रॉ मटेरियल या प्रोसेस में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है? आपका MSHC और PSO कंप्लायंस स्टेटस क्या है? ईमानदारी से बताएं। और एक और चीज, आपके पोर्टफोलियो में ऐसा कौन सा रसायन है जिस पर अगले 5 से 10 सालों में सख्त नियम लागू होने का सबसे ज्यादा खतरा है? बिल्कुल। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, इंडस्ट्री के अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारे अगले डीप डाइव से जुड़े रहें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और कंप्लायंस को हमेशा प्रायोरिटी दें।